हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ कैप्चर ऑफ बुखारा। कल हमने बता दिया था इसके विषय में कि बुखारा को किस तरह से कंट्रोल किया गया था। चंगेज खान की सेना ने उसको कंट्रोल करने के बाद वहां की जनता से क्या कहा था कि आपने बहुत ज्यादा पाप कर रखे हैं और ये आपके पापों का फल है और मैं आपके लिए एक पनिशमेंट के तौर पे आया हूं। अगर आप अच्छे कर्म करते तो ऐसा आपके साथ नहीं होता। और इस तरह से करते हुए उन्होंने बुखारा को और खुरासान को दोनों को जीत लिया था और पूरे शहर को तहस कर डाला, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे कि मंगोलों की और कौन कौन सी नीतियां रही हैं, उन्होंने अपने जीवन में और क्या क्या किया है। हाउ डिड द मंगोल्स क्रिएट एन एम्पायर। मंगोल किस तरह से साम्राज्य का गठन कर पाए। दैट ड्वार्फ्ड द अचीवमेंट्स ऑफ द अदर वर्ल्ड कंक्यूरर। जैसे कि दूसरे विश्व विजेता रहे हैं तो वह उनसे किस तरह से अलग हैं। अलेक्जेंडर यानी जिस तरह से सिकंदर रहे हैं, सिकंदर भी एक विश्व विजेता रहे हैं, तो मंगोलों में चंगेज खान फेमस रहे हैं, तो यह उनसे किस तरह से अलग है। इन ए प्री इंडस्ट्रियल एज, ये खास तौर पे आद्य औद्योगिक काल की बात है, जब मतलब उद्योग शुरू ही हो पाए थे, उस समय स्टार्ट ही हुए थे। पुअर टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशंस, उस समय संचार के बहुत ही कम मतलब तकनीकें मौजूद थी। व्हाट स्किल्स वर डिप्लॉइंग बाय द मंगोल टू एडमिनिस्टर, तो उन्होंने कौन कौन से कौशल का इस्तेमाल जो कि वो प्रशासक बन पाए। एंड कंट्रोल सच ए वास्ट डोमिनियन, और इतने बड़े अधिराज्य पर कंट्रोल कर पाए। फॉर समवन सो सेल्फ कॉन्फिडेंटली अवेयर ऑफ हिज मॉरल divinely dispensed right to rule, how did Genghis Khan relate to the diverse social and religious groups that comprise his dominion। प्रत्येक व्यक्ति यह सोचने पे सोच करके हैरान हो जाता है कि किस तरह से कितना उस व्यक्ति में आत्मविश्वास रहा होगा, कौन सी वो नैतिक ताकत उसके साथ थी, कौन सी वो देवीय ताकत उसके पास थी, या वह अपने आप को देवीय सत्ता का प्रतीक मानता था। वो ये मानता था कि भगवान ने उसे शासन करने के लिए भेजा है, और उसने समाज के अंदर धार्मिक जो समूह थे उन सब को किस तरह से कंट्रोल किया होगा और उनमें किस तरह से विभेद भी किया होगा। इन द मेकिंग ऑफ हिज इम्पेरियम व्हाट हैपन टू दिस प्लुरलिटी, और इस तरह की यानी जो अलग अलग विचारों की जो जैसे कि बहुवचन होता है कि अलग अलग प्रकार की कथन की जो बातें हैं, एक दूसरे की जो विचार मतभेद हैं वो अलग अलग हैं, तो किस तरह से उसने इन सबको मनाया होगा। वी नीड टू स्टार्ट आवर डिस्कशन, क्योंकि उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, अलग अलग समूह के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग नस्लों के लोग रहते थे, तो उनको कैसे उसने एडजस्ट किया होगा, इसका मतलब ये है। वी नीड टू स्टार्ट आवर डिस्कशन, हम अपनी चर्चा को शुरू करने की आवश्यकता है। हाउएवर विद ए humbler set of questions to better comprehend the social and political background of the Mongol। मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमारे पास एक प्रश्नों का समूह है जो इसको बहुत प्रॉपर तरीके से इसको हल कर सकता है। चंगेज खान हु वर द मंगोल, जैसे चंगेज खान जो कि एक मंगोल था, और ये मंगोल कौन थे। मंगोल जो कि मंगोलिया के रहने वाली जनजाति थी, और ये पहले शासक नहीं होते थे। चंगेज खान के पिता और उनके दादा परदादाओं के सभी के साथ बहुत गलत व्यवहार होता था। ये सभी कबीले आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे करके चंगेज खान ने इन कबीलों को इकट्ठा किया और दूसरे क्षेत्रों में लूट मचाई, धीरे धीरे और इस तरह साम्राज्य की नींव रख दी, और बहुत साम्राज्य इन्होंने बनाया जो कि लगभग 3 साम्राज्य महाद्वीप में था। यूरोप महाद्वीप में, एशिया और अफ्रीका, और इतने बड़े साम्राज्य का शासक माना जाता था। वेयर डिड दे लिव, वे कहां रहते थे। एंड व्हाई डिड दे इंटरेक्ट विद एंड हाउ डू वी नो अबाउट देयर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। हु डिड दे इंटरेक्ट, वो किससे संपर्क में उस समय रहे होंगे, किससे संपर्क किया होगा उन्होंने, और समाज के अंदर राजनीति का, समाज का किस तरह से उनको ये जानकारी हुई होगी। सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड यानी सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी यहाँ पे दी गई है, किस तरह से समाज के अंदर कैसा सामाजिक माहौल था, कैसा राजनीतिक माहौल था। मंगोल वर ए डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल, यानी अलग अलग वैचारिक जो समूह होते हैं उनके अंदर, जैसे कि हम जनजाति कह सकते हैं, मंगोल एक अलग ही जनजाति समूह के लोग थे। लिंक्ड बाय सिमिलरिटी ऑफ द लैंग्वेज टू द
तातार, खितान एंड मांचूस टू द ईस्ट, जो कि पूर्व में मांचू, खितान और तातार के समान ही इसी तरह का एक मंगोल समुदाय जनजाति थी। एंड द तुर्किश ट्राइब टू द वेस्ट, और पश्चिम के अंदर तुर्क जो है कबीले, वो भी इसी तरह के कबीले थे। सम ऑफ मंगोल्स वर पेस्टोरलिस्ट एंड व्हाइल अदर वर हंटर गैदरर्स। उनमें से कुछ मंगोल जो हैं वो पेस्टोरलिस्ट थे, चरागाह के अंदर पशु चराने का काम करते थे। उनमें से कुछ ऐसे थे जो हंटर गैदरर्स का काम करते थे, शिकारी और संग्राहक समाज के रूप में काम करते थे। तो शिकारी और संग्राहक समाज ऐसा समाज होता है जो शिकार करके अपना गुजारा करता है, जो उन्हें पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से जो कुछ मिल जाता है उससे वो अपना गुजारा करते हैं, खान पान का गुजारा करते हैं। जैसे शिकार के दौरान मान लीजिए किसी जीव की उन्होंने को खत्म कर दिया, उसका शिकार कर लिया, तो उसका मांस प्राप्त कर लेंगे। और इस तरह से पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले फल, कंदमूल से वो अपना गुजारा करते हैं। तो इस तरह के होते हैं हंटर गैदरर्स। और पेस्टोरलिस्ट होते हैं बड़े बड़े चरागाह के अंदर पशु को चराने वाले लोग होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम के बदलते हालातों के अनुरूप अपने इन जानवरों को लेकर के दूसरे स्थान की तरफ चल पड़ते हैं। द पेस्टोरलिस्ट टेंडेड हॉर्सेस, और इन चरवाहों के पास में बहुत ही अच्छे तेज दौड़ने वाले घोड़े होते थे। सिप, इनके पास भेड़िए भी होते थे। एंड टू लेसर एक्सटेंट कैटल, गोट्स एंड कैमल्स, यहाँ पर ऊंट, गाय, भैंस, बकरी, इस तरह के जीव भी इनके पास होते थे। They nomadized in the steppes of the Central Asia in tract of the land in the area of modern state of Mongolia. आज के मंगोलिया के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर जो कि मध्य एशिया में पड़ता है, स्टेपी एक नोमेडाइज्ड ग्रुप होता था। नोमेडाइज्ड कैसा होता है? जो यायावर समुदाय था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के अपना गुजारा करते थे। दिस वाज एंड स्टिल इज, और ये उस समय भी आज भी, ए मैजेस्टिक लैंडस्केप विद वाइड हॉरिजन्स, यहाँ पर बहुत ही एक तरह से रहस्यमयी धरातल का ढाल देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत ही ऐसा व्यापक जो है क्षितिज देखने को मिलता है, रोलिंग प्लेन्स, और बहुत ही ढाल नुमा यहाँ पे मैदान नजर आते हैं। रिंग बाय द स्नो कैप्ड अल्ताई माउंटेन्स टू द वेस्ट, और पश्चिम के अंदर बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों से अल्ताई पर्वत दिखाई पड़ता है। द एरिड गोबी डेजर्ट इन द साउथ, और साउथ के अंदर एरिड यानी एक सूखा गोबी रेगिस्तान नजर आता है। एंड ड्रेन्ड बाय द ओनोन एंड द सेलेंगा रिवर, और जो कि इस क्षेत्र के अंदर ओनोन और सेलेंगा नदियां बहती हैं। एंड माइरेड स्प्रिंग्स फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिल्स इन द नॉर्थ एंड द वेस्ट, और उत्तर और पश्चिम के अंदर यहाँ पर पिघली हुई बर्फ से यहाँ पर माइरेड झरना बहता है। लस लग्जरियंट ग्रासेस ऑफ पास्चर्स, और यहाँ पर चरागाहों के अंदर इस तरह की घास मिलती है जो कि बहुत ही हरी भरी कच्ची घास जो होती है, लस लग्जरियंट यानी जिसके अंदर बहुत ही पोषक पदार्थों से भरपूर घास यहाँ पे देखने को मिलती है, और जो कि पशुओं के लिए बहुत आरामदायक भी होती है। एंड कंसिडरेबली स्मॉल गेम वर अवेलेबल इन द गुड सीजन, और किसी ठीक ऋतु के दौरान या ठीक समय के दौरान यहाँ पर कभी कभार ये लोग खेल भी खेलते हैं। एंड हंटर गैदरर्स रिसाइडेड टू द नॉर्थ ऑफ द पेस्टोरलिस्ट इन द साइबेरियन फॉरेस्ट, साइबेरिया के जंगलों के अंदर ये चरवाहे जो हैं शिकारी और संग्राहक समाज के रूप में रहते हैं। They were a humbler body of the people than the pastoralist, making a living from trade in the furs of the animals trapped in the summer months. यहाँ पे बताया गया है कि वे एक चरवाहों का एक लोगों का एक समूह होता है जो क्या करते हैं, मेकिंग ए लिविंग फ्रॉम ट्रेड इन द फर्स, जो कि व्यापार के तौर पर पशुओं के जो चमड़ा होता है उसका व्यापार करते हैं। एनिमल ट्रैप्ड इन द समर मंथ्स, जो कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान इस चमड़े से अपना व्यापार करते हैं, गुजारा करते हैं। एंड देयर वर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर इन द एंटायर रीजन, इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। हार्श एंड लॉन्ग विंटर्स, बहुत ही ज्यादा गर्मी, ग्रीष्म शुष्क ऋतु होती है, लंबी शीत ऋतु होती है। फॉलोड बाय द ब्रीफ, और यानी लॉन्ग विंटर्स फॉलोड बाय द ब्रीफ ड्राई समर्स, यहाँ पर बहुत लंबी शीत ऋतु होती है और बहुत ही कम शुष्क ऋतु होती है। एग्रीकल्चर वाज पॉसिबल इन द pastoralist region during short parts of the year, but the Mongols, unlike some of the Turk further west, did not take to the farming. यहाँ पे बताया गया है कि कृषि
यहाँ पर इसलिए बहुत ही कम अवधि मिल जाती है इस चरवाहे के क्षेत्र के अंदर। बहुत ही कम समय ऐसा होता है जिसके अंदर ये अपने पशुओं को चरा सकते हैं। इनकी खुद की भी ऐसी कोई इच्छा नहीं होती कि वो खेती करने में कोई रुचि रखें, खेती करने में इनकी कोई रुचि नहीं होती है। नाइदर पेस्टल नॉर द हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमीज could sustain dense population settlement. As a result, the region possessed no cities. और यहाँ पर ना तो neither the pastoral nor the hunting gathering economies, यहाँ पर ना तो चरवाहों के रूप में ज्यादा संख्या में लोग देखने को मिलते हैं, ना ही ये शिकारी संग्राहक समाज के रूप में अर्थव्यवस्थाएं यहाँ पर अपने आप को सस्टेन कर पा रही हैं। लेकिन फिर भी जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ही सघन देखने को मिलता है और यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर फिर भी कोई बहुत ज्यादा शहर देखने को नहीं मिलते हैं। द मंगोल लिव्ड इन द टेंट्स, मंगोल जनजाति जो टेंट के अंदर रहते थे, जर्स के अंदर रहते थे, झुग्गियों में रहते थे। ट्रेवल्ड विद देयर हर्ड्स, वे अपने पशुओं के काफिलों के साथ में आगे बढ़ते थे। फ्रॉम देयर विंटर्स टू समर पास्चर लैंड्स, और सर्दियों से ग्रीष्म ऋतु के जो चरवाहा क्षेत्र होते थे उनके लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं बेटा। आगे देखिए, एथनिक एंड लैंग्वेज यूनाइटेड द मंगोल बट द रिसोर्सेज मेन डिवाइडेड इनटू पैट्रिलिनियन लाइनेजेस। यहाँ पर नरजाती और जो एकता है वो मंगोलों को आपस जोड़ के रखती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के संसाधन जो समाज में होते हैं उनके अंदर पितृसत्तात्मक जो संबंध होते हैं उनके बीच बांटे जाते हैं। एंड द रिचेस्ट फैमिलीज वर लार्जर, जो धनवान लोग होते हैं उनके परिवार बड़े होते हैं। पजेस्ट मोर एनिमल्स एंड पास्चर लैंड्स, उनके पास ज्यादा संख्या में पशु होते हैं, ज्यादा जमीनें होती हैं। दे देयरफॉर हैड मैनी फॉलोअर्स, और उनके अनुयायी भी होते हैं। एंड वर मोर इन्फ्लुएंस इन द लोकल पॉलिटिक्स, और वे स्थानीय राजनीति में ज्यादा प्रभावशाली भी होते हैं। जो धनवान लोग होते हैं उनके बारे में कहा गया है। पीरियोडिक नेचुरल कैलामिटीज, और समय समय पर आने वाली कुछ प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर आती हैं। आइदर अनयूजुअली हार्श एंड कोल्ड विंटर्स व्हेन गेम एंड स्टोर्ड प्रोविजंस रन आउट एंड ड्रॉप्ड विच पास द ग्रासलैंड्स। यहाँ ये बताया गया है कि यहाँ पर कभी कभी जैसे सर्दियों के बहुत ही ज्यादा सर्दी देखने को मिलती है, और यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा सूखा देखने को मिलता है, जहां पर हरी हरी घास जो है सूखने लगती है। वो और यहाँ के बीच चरवाहा क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए आपस में झगड़ा होता है। प्रेडेटरी रेड्स इन द सर्च ऑफ लाइवस्टॉक्स, और ये लोग लूट भी मचाते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के पशुओं को चुराने की लूट मचाते हैं ये लोग। ग्रुप ऑफ द फैमिलीज वुड ओकेजनली अलाई फॉर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव पर्पसेस, यहाँ पर परिवारों के समूह आपस में एक दूसरे से गठबंधन कर लेते हैं, जो कि उनकी सुरक्षात्मक और संरक्षात्मक दोनों ही तरीके से बहुत ही लाभदायक रहता है। पर्पसेस अराउंड रिचर एंड द मोर पावरफुल लाइनेजेस, बट यहाँ पे अपने से ज्यादा धनवान लोगों के साथ, अपने से धनवान परिवारों के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। बेयरिंग द फ्यू एक्सेप्शंस, यहाँ पे कुछ इस तरह की कुछ छूट भी होती है। दीज कॉन्फेडरेसीज वर यूजुअली स्मॉल एंड शॉर्ट लाइव्ड, ये जो संगठन बने होते हैं इनके, जो अपने से धनवान लोगों के साथ में कायम करते हैं, तो उनमें ये बहुत ही छोटी अवधि के लिए बने होते हैं, ज्यादा समय तक नहीं चल पाते हैं। द साइज of Genghis Khan's confederation of Mongol and Turkish tribes was perhaps measured in the size only by that which had been stitched together in the 5th century by Attila। यहाँ पे बताया गया कि चंगेज खान जो कि मंगोलों के अंदर एक उसने संगठन स्थापित किया था, तो तुर्क कबीलों के अंदर और मंगोलों के अंदर यह संगठन जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कबीले के रूप में, बहुत ही शक्तिशाली कबीले के रूप में साबित हुआ। यहां तक आप बता सकते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यहां आगे देखिएगा, लिस्ट बिलो आर सम ऑफ द ग्रेट सेंट्रल एशियन स्टेपी कॉन्फेडरेसीज ऑफ द तुर्क एंड मंगोल पीपल। यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह के संगठनों के विषय में बताया गया कि जो मंगोल जनजातियों के द्वारा मध्य एशिया के अंदर स्टेपी क्षेत्र के अंदर इस तरह के संगठन बनाए गए थे। दे डिड नॉट ऑल ऑक्यूपाई द सेम रीजन, ये सिर्फ उसी क्षेत्र के अंदर, ऐसा नहीं कि उसी क्षेत्र में अधिकृत होते थे या उसी क्षेत्र में पाए जाते थे। वर नॉट इक्वली लार्ज, ये सभी आपस में समान रूप से बड़े नहीं थे। कॉम्प्लेक्स इन देयर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आंतरिक संगठन के रूप में उतने एक दूसरे मतलब सारे के सारे समान रूप से जटिल भी नहीं थे। दे हैड ए कंसिडरेबल इंपैक्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द नोमैडिक पॉपुलेशन, इनका जो यायावर जनसंख्या होती है उनके जीवन पर, उनके इतिहास पर बहुत ही बड़ा प्रभाव इस तरह के संगठनों का रहा है। बट देयर इंपैक्ट ऑन द चाइना एंड द एडजॉइनिंग रीजन वेरीड, लेकिन चाइना के अंदर और दूसरे क्षेत्रों के अंदर पड़ने वाले इस तरह के समूहों पर
जो प्रभाव है वो अलग अलग रहा है। एक इसमें है, यहां पर है स्विंग नू, दूसरा है जुआन जॉन, ये मंगोलों का है, ये ऊपर वाला तुर्कों का है, ये 200 ईसा पूर्व का है, ये 400 ईस्वी का है। या एप्थेलाइट हंस है, ये मंगोलों का है, 400 ईसा पूर्व का है। और टू चेस ये है बेटा 550, ये तुर्कों का है। ये उइगुर मुसलमानों का है, ये तुर्कों का, जो कि 740 ईस्वी पूर्व का है। और खितान जो है मंगोलों का है 940 ईस्वी पूर्व में। यानी ये सब वो समुदाय हैं जो उस समय खास तौर पे प्रमुख समुदाय के तौर पे जाने जाते थे। ये तुर्कों का, ये मंगोलों का, ये मंगोलों का, तुर्क, तुर्क मंगोल्स। यहाँ पे इनके नाम आप याद कर सकते हैं। और इस तरीके से हम इस टॉपिक को यहां तक पूरा कर चुके हैं। आप टाइम से ज्वाइन कीजिए। मैंने बहुत बच्चों को अब कॉल करके मुझे बोलना पड़ा, तो ऐसे ना करें बेटा। टाइम से 11 बजे आपकी क्लास होती है, तो आप टाइम से ज्वाइन करें। अपने क्वेश्चन आंसर साथ साथ रेडी करें, और ये टॉपिक जो भी हैं इन टॉपिक्स को आप रीड करें प्रॉपर तरीके से। ठीक है बेटा, अब आप लीव कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है बेटा। मधु हर्ष यादव, यू कैन लीव नाउ।